अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का तारफ़ करवा दें। मियां नवाज शरीफ ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीर की, उनकी कंडेमनेशन आई। कंडेमनेशन के बाद अपोजिशन की तरफ से काउंटर बात आई और अब उसकी फिर कंडेमनेशन आ रही है। ये आफ्टर शॉक्स ख़त्म होने में नहीं आ रहे। आज मरियम बीबी की पेशी थी अदालत के अंदर, उनको कोहनी भी लग गई किसी की। अच्छा, ये भी एक मामला हो गया और उनको 8 दिसंबर तक जो है वो वक्त भी दे दिया गया, जबकि नवाज शरीफ को डे टू डे चलाया जा रहा है। उनकी पार्टी के खदशात हैं कि शायद उनको गिरफ्तार करने की बारी, सॉरी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की फिर बारी आ गई है। ये भी एक बात होगी जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया जी। जिस तरह पनामा लीक्स जो हैं वो आई थी और उसके अंदर बहुत बड़ा जो था वो काम हुआ था, लेकिन हमने देखा कि फिर कुछ मकासद जो थे वो हासिल करने के बाद वो मामला पीछे चला गया, दबा दिया गया। ये अमेरिका के अंदर लीक्स हुई हैं जी, और ये फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर हैं और टारगेट इसका है HSBC बैंक, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका नाम था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसका नाम HSBC बैंक पड़ा है। HSBC बैंक जो है उसके साथ स्टैंडर्ड JP मॉर्गन है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर है और कुछ और बैंक्स हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है खरब हार रुपए की। ठीक है, और ये उनका डाटा है पिछले 10 से 20 साल का। और पॉन्जी स्कीमें जो होती हैं, ये डबल शाह वाली स्कीमें जो होती हैं, उन स्कीम्स के पैसे इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए, इसके बावजूद कि इन्हें नोटिस मिल चुके हुए थे वहां से अथॉरिटी के या सेंट्रल बैंक्स के कि आप ये काम ना कीजिएगा। इन्होंने ये काम किया और घेर फिर के HSBC को घेरा डाला जा रहा है। मेरा खदशा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये बुनियादी तौर पे HSBC चूंकि चाइना का बैंक है, चाइनीज बैंक है, और इस वक्त 2008 के सब प्राइम के बाद और बहुत सारे बैंकिंग की ब्रांचेस बंद होने के बाद, अमेरिकन और यूरोपियन बैंकों के और ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक के ब्रांचेस बंद होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो उसके बाद किसी को मसला तो होना था ना। और मुझे पता नहीं BCCI की स्टोरी क्यों याद आ रही है। BCCI ने भी कोई इस तरह की हरकत की थी जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी तकलीफ हुई थी और रिजर्व बैंक अमेरिका को भी तकलीफ हुई थी और BCCI को फिर ये कर दिया गया था। ठीक हो गया। तो अब HSBC बैंक जो है उसके अंदर चाइनीज पैसे भी हैं और रशियन इन्वेस्टमेंट भी है, और चाइना और अमेरिका की जो इस वक्त फाइनेंशियल इकोनॉमिक वॉर है, क्या वो एक फाइनेंशियल वॉर बनने जा रही है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये दबने नहीं दिया जा रहा वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, और रिवील किया गया है बिल्कुल उसी तरह। और ये उसी ग्रुप की कार्रवाई है जिसने पनामा लीक्स की थी। मैं आपको सिर्फ याद दहानी करवाता चलूं, ये उसी जर्नलिस्ट के, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ग्रुप की कार्रवाई है जिन्होंने पनामा लीक्स की थी। जिसमें सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि अभी तक ये जाहिर नहीं किया गया, लेकिन खबरों में ये कहा जा रहा है कि इसमें 6 पाकिस्तानी बैंक्स भी नॉमिनेटेड हैं। कौन से बैंक्स हैं ये नहीं बताया गया। जाहिर है जैसे जैसे इसकी मजीद परतें खुलेंगी, इसके मजीद कागजात पढ़े जाएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। ये है जी आज के 2 मौजूआत और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, और बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ लाने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब, हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ हैं, और स्काइप पे आज हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब जो है वो दिफाई तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और फोन लाइन पे हमें आज खासी फरमाइश के बाद ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और रेजिडेंट एडिटर रोजनामा दिन। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, चूंकि आज सारा दिन आप कवरेज करते रहे इसको, तो ये जो आज 2-3 बातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी, मरियम की मीडिया टॉक्स, क्या क्रक्स है जी इनका? अपना शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि वो नून से शीन बनने जा रही है मुस्लिम लीग। सर शीन से नून,
अच्छा, शीन से नून बनने जा रही है, नून वापस चली जाएगी। अच्छा वापस चली जाएगी। चले चले, क्या था जी आज भट्टी साहब, आपसे कह रहा हूँ जी वो रईस असरार साहब, भट्टी। सॉरी मैंने कहा शायद मुमताज भट्टी। अच्छा नहीं जी, नहीं, आज असरार जो भट्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, वो चूंकि मामला जो है ना जी, ये शुरू हुआ है कि पार्लिमानी लीडरों की इस महीने में या पिछले हफ्ते कुछ दिन कबल आर्मी चीफ या अस्करी क़यादत दीगर के साथ मुलाकात हुई है, जिसपे उन्होंने मुल्की मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दी है। उसके ऊपर रौला पड़ गया जी कि क्या एहसन इकबाल साहब मिले कि नहीं मिले, ख्वाजा आसिफ साहब मिले कि नहीं मिले। उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि हम बिल्कुल मिले हैं, लेकिन हमारा एजेंडा कोई सियासी नहीं था, हमारा एजेंडा था पाकिस्तान। और उसके बाद उन्होंने जो उसकी हुकूमत की जो बैशिंग करते हैं ट्रेडिशनली, और यह जो हुकूमत करते उनकी हैं, करती है, जो ओके। हुकूमत उनकी करती है, फिर उन्होंने वो ऑरेंज लाइन पे पैसे कितने बचाए, सारा कुछ अपने केसेस के हवाले से खासे पशेमान दिखाई दिए। क्योंकि जो केस जिस तरह उनको एक एक दो दो दिन या 48 घंटे या 72 घंटे ज़हनी तनाव दिया जा रहा है, इससे कुछ कुछ ये तवक्को की जा रही है या ये बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि शायद उनको एक आध दिन में या 24 घंटे में अगले में गिरफ्तारी उनको डाल देंगे, क्योंकि वो खुलकर सामने आना चाह रहे थे, जो कि उनको नहीं आने देना। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो मुस्लिम लीग नवाज की जो दीगर क़यादत है, जिसमें मरीम नवाज भी शामिल है और बाकी भी, उनको बिल्कुल जो है ना 3-3 माह की 2-2 माह की डेट्स मिल रही हैं। उन केसेस में इस्लामाबाद से आज मिल गई उनको। नहीं, लेकिन उनको ये भी तो सजा देनी जरूरी है ना कि वो भाईजान को कायल नहीं कर सके। जी डेफिनेटली हैं? डेफिनेटली, देखें असल उसका मैं इधर ही आ रहा था कि अब वो जो कह रहे हैं ना शेख रशीद साहब के जी नून अलग हो जाएगी, शीन अलग हो जाएगी। बात यह है जी कि यहाँ पे इसमें बयानिया जो है ना वो चलना है नून का ही, जो कि मियाँ नवाज शरीफ है। वो शीन है, वो ज़वाद है, वो जेड है, वो AML है, वो PML है, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन वो उनका बयानिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का ही चलेगा, पार्टी चूंकि उनकी है। भट्टी साहब, आप भी PMLN को कवर करते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ का बयानिया इतना हैवी है कि वो इस क़यादत के तो बस की बात नहीं है चलाना। देखें रईस साहब, इस क़यादत के बस की बात इसलिए नहीं है कि इस क़यादत का कौन सा बंदा है जिसके ऊपर नैब का या कोई ना कोई केस नहीं है, ठीक हो गया, करप्शन का केस है या कोई भी केस है। आज भी मियाँ शहबाज शरीफ जो है लहरा के उन्होंने कुछ कागजात दिखाए, ऑरेंज ट्रेन पे मैं वहीं बैठा हुआ था, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर कागजात उन्होंने दिखाए, उसके उन्होंने कितने पैसे बचाए, उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की उन्होंने डिटेल्स दी हैं वहाँ पे। और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी घबराई हुई जरूर थी आज, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि खासे घबराए हुए थे। उनके साथ राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, एहसन इकबाल साहब बैठे थे इस्लामाबाद में। आज वो इस्लामाबाद से जब बात हुई तो एहसन इकबाल साहब से वो लोगों ने सवाल किया सुबह के जी क्या आप वहाँ पे 1-on-1 मुलाकात आपकी कोई हुई है, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरह किया, उन्होंने कहा जी कि जो जिस तरह पार्लिमानी पार्टी गई थी जब, तो हम उनमें साथ थे, हमने वो बैठे थे हमें, और मुल्क के ऊपर बात हुई थी, मुल्की जो काम थे उस पर बात हुई, बाकी किसी भी बात नहीं। लेकिन शेख साहब उसको और रंग दे रहे हैं जी कि ये 2 मुलाकातें कर रहे हैं, वो 3 मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए मुलाकातें कोई भी पार्टी, आर्मी चीफ हमारे हैं, मैं चाहूँ मुलाकात करना तो मुझ में इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है ना जी। इसी तरह पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने ब्रीफिंग दी गिलगित बल्तिस्तान को, वो 5वां सूबा बाकायदा जो है उसको शामिल आईनी तौर पे, इंतजामी तौर पे वो 5वां सूबा है और चाइना उस पे मुतमईन है। चाइना के CPEC को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो इंतजामी तौर पे 5वां सूबा है। आईनी तौर पे अगर हम उसको सूबा बनाते हैं तो हम कानून साजी करेंगे और हम भी मोदी हो जाएंगे, क्योंकि मोदी ने यही हरकत की है। तो हम फिर ये हरकत करके तो इंडिया का एजेंडे को तकमील कर देंगे कि जनाब जो इंडिया ने किया वो हमने किया, दुनिया के काम बराबर हो गया, कश्मीर का मसला टाइम फिक्स हो गया। अब उसमें ये हुआ जी कि आज चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बड़ी भरमार रही, मियाँ नवाज शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरीम नवाज की मीडिया टॉक थी, वो इस्लामाबाद, वो भट्टी साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे। मैं सिर्फ जस्ट ये बता रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नवाज यानी मियाँ नवाज शरीफ का चलेगा। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब अपनी लाख सफाइयाँ दे, चूंकि वो अपने भाई साहब को, पाजी को, जिसको कहते हैं कायल नहीं कर पाए, कायल नहीं कर पाए हैं कि तो उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए था, तो जाहिर है उसकी सजा तो उनको मिलेगी। बिल्कुल ठीक, जो उसकी सजा उन्हें मिल भी रही है। एक बेटा अंदर है, एक मुल्क से बाहर है, दामाद मुल्क से बाहर है, उनकी बेगम को भी बुलाया जा रहा है। आज शहजाद अकबर साहब एक नया रेफरेंस भी उनके लिए बेटी को भी बुलाया गया, बेटी को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा है आज कि कौम की बेटियों को बुलाया जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। साहब तो कहते थे कि हम तो बेटियों की बड़ी याद करते हैं, वो बड़ा क्लेम कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। बहरहाल मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनता। मैं मुमताज भट्टी साहब आपकी वो वाली खबर के जनाब अडयाला में कोई जाके मिला है और वो वाली सच्ची साबित हो गई। सर राब्ते तो थे इनके। मुमताज भट्टी साहब, देखिए रज़ान साहब, ये बात जब मैंने की थी तो मैंने पूरी हर हवाले से तस्दीक करके की थी कि वहां पे मुलाकातें होती रही।
और ये एक ऐसी बात थी जब एक दफा एक इमरान खान साहब के करीबी साथी के साथ इससे बात हुई तो वो कुर्सी से उछल पड़े और बस वो गिरे नहीं, बाकी कुछ नहीं बचा। तो देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मामलात के अंदर और फैसला साजी के अंदर अमल दखल है और बहुत ज्यादा अमल दखल है, वहाँ पे इस तरह की मुलाकातें गवर्नमेंट की हों या अपोजिशन की हों, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो शख्स ये क्लेम करता है कि जी मैं कभी, मतलब इनमें से कौन क्लेम कर रहा है, मुझे एक बात बताएं। महमूद चकरई साहब सबसे बड़ा फेस है जी, कुवैत की इस्टेब्लिशमेंट है, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि वो भी मिलते रहे हैं और तसलसल से मिलते रहे हैं। और मुझे नेम वन इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझे बताएंगे, मुझे हमें याद है कि LFO किस तरह पास हुआ था और किस तरह से मामलात हुए थे, कहाँ मुलाकातें होती थी और किसके साथ मुलाकातें होती थी। तो ये तो बात ही गलत है कि इसके ऊपर कोई वावेला किया जाए। ये सारे के सारे मिलते हैं और वो भी इनसे मिलते हैं, इसमें तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर एक मीटिंग हुई तो उसको इशू बना दिया गया। बनाया किसने? एक वजीर, वफाकी वजीर ने ये सबसे पहले जो है वो टीवी पे कहा, उसके बाद से उसके ऊपर तबसरे शुरू हो गए, फिर बैशिंग शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला, पहली बात ये है कि अगर इससे तो फिर पीपल्स पार्टी अच्छी हुई ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये हुआ था एबटाबाद वाकया, तो पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था जनरल पाशाह जी, ISI थे, और आर्मी चीफ से जनरल क्यानी, दोनों को। वहां पे उन्होंने ब्रीफ किया था, इन कैमरा था, वो एक अलग बात है। लेकिन पहली बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई एक इंतजामी मामले के ऊपर या मुल्क के एक बड़े फैसले के ऊपर। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग डिबेट है, उस पर आपका भी एक व्यू हो सकता है, मेरा कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन उसको जिस तरह से प्ले किया गया है और जिस तरह से गैलरीज, मीडिया गैलरीज का रश लिया गया है, जिस तरह से आगे उसको लिंगर ऑन किया गया है, ये सारा। पहली बात ये है, दो बातें की अपना अरसलान भट्टी साहब ने कि नवाज शरीफ का बयानिया और या वो, देखिए वो कहते हैं ना कि आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई ना। को नवाज शरीफ का बयानिया है, ठीक है, जरूरत के तहत वो बयानिया कभी लचक खा जाता है, कभी जो है वो तेज हो जाता है। और दूसरी बात है कि इमरान खान की, तो उनकी जो पार्टी है उसकी सूरत हाल तो ये है कि पावर सेंटर इमरान खान है ही नहीं उसका। ये भले कहते रहे मुल्क में एक ही लीडर है, पूरी पार्टी पे वो भारी है, वो इधर है वो उधर है, ठीक है, उनकी पब्लिक फॉलोइंग अभी भी है। जो एक तबका उनके साथ लगा हुआ उनके साथ है, वो गलत करते हैं तब भी वो कहता है, वाह वाह कर देता है और ठीक करते रहे। इसी तरह का एक तबका नवाज शरीफ के साथ भी था, ये मत भूलें, और वो भी उसकी हर गलत बात पे भी वाह वाह करता था। और बिल आखिर उनको जब अरेस्ट करवा दिया उसके बाद घर से सुकून से बैठ गया, जब वो डेला पहुंच गए। तो ये तबका इसके साथ भी है। और अगर आप कहें कि जी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कैबिनेट भी डायरेक्शन कहीं और से लेती है, कैबिनेट के मिनिस्टर कहीं और से लेते हैं, कैबिनेट के अंदर जो है वो, जो आप तो अभी ये खबरें बाहर आना शुरू हुई हैं रिजवान रईस साहब, आपको याद होगा मैंने कितना सा पहले ये बताया था कैबिनेट के इजलास में क्या होता है, आपस में किस तरह बात करते हैं। इवन मैंने ये भी बताया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर ये मजाक उड़ाते रहे कैबिनेट के अंदर। और ये सारी बातें जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ, अब ये जरा बाहर आनी शुरू हो गई हैं। बस इतना फर्क है कि पिछली दो इस कैबिनेट मीटिंग और एक उससे 2-3 कैबिनेट मीटिंग से पहले एक जो कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें एक दूसरे को मारने दौड़े थे, वो सारी बातें बाहर आ गई, मीडिया पे आ गई, पब्लिक के पास चली गई। वरना ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। रह गई बात के रस्साकशी किसी किस्म की पावर सेंटर्स के अंदर हो, रस्साकशी सबको मालूम है कि किस तरफ लेकर जाएगी और उसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रस्साकशी हो। बाज़ औक़ात एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसा प्ले चल रहा होता है आपकी आंखों के सामने जिसके ऊपर आप एतबार कर रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं, और उसके पीछे कोई और पूरी एक गेम होती है। मैंने आपको एक खबर ये भी दी थी, अगर आपको याद होगी, 6 महीने हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं गए और हाउस वो हेली पे आते हैं और हेली से वापस चले जाते हैं उनकी बनी गाला। और फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से जो चीजें चल रही हैं, फिर कुछ इसी तरह एक आध सिविलियन जो इंटेलिजेंस इदारा है
उसके हवाले से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं। तो मैं इसको जिस तरह हमारे एंकर हजरात जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, या उन्होंने कूदम मचाया हुआ है कि कुछ, या वो उनके दिल बैठने शुरू हो गए कि नुमाइशी मैदान में आ गया, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ के दिलियों उछलने शुरू हो गए कि पता नहीं आपको कमाल होने वाला है। तो मैं तो इन दोनों जो थ्योरीज है इनको बाय नहीं करता। ये एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये काफी अर्से तक रहेगा। कुर्सी पे इमरान खान बैठ जाए, कुर्सी के ऊपर शाह महमूद कुरैशी बैठ जाए, शहबाज शरीफ बैठ जाए, ठीक है, कोई आके बैठ जाए, हालात फिल वक्त जो हैं वो इसी तरह चलने हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद ये समझता हूँ कि हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए, नहीं चलने इस तरह के इस वक्त हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही समझता हूँ कि, लेकिन ये भट्टी साहब शरारत कर रहे हैं, लाहौर वाले भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब, ये कह रहे हैं कि ये पूछे मुमताज भट्टी साहब से, ये हाथी कौन है जिसके दांत खाने के और दिखाने के और? हाथी वो है जिसके दांत कभी दिखाने के और है और खाने के और हैं, और भट्टी साहब को पता है कि वो हाथी नहीं, लाहौर में हमारे पास हाथी नहीं है ना जी, इसलिए मैंने आपसे इसलिए कहा जी। नहीं, इस्लामाबाद के पास भी हाथी है, आप करना इस्लामाबाद से भी हाथी अपने श्रीलंका वापस जब हाथ लगाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि इधर हाथी है। ब्रिगेडियर जरफर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी, नॉर्मली इस तरह की कॉन्फ्रेंस का ये होता है कि एक होती है और उसके 2 दिन के बाद उसका जिक्र खत्म हो जाता है। फिर जब कुछ सरगर्मी होती है तो उस वक्त उनका जिक्र आता है कि जी ये एपीसी में तय हुआ था। लेकिन आज हम चौथे दिन में बैठे हुए हैं, एपीसी के तीसरे दिन में, चौथा दिन हो गया मगरिब के बाद हमारा दिन बड़ा चौथे दिन इस्लामी चौथा है। ब्रिगेडियर साहब, हम चौथे दिन में बैठे, उसका जिक्र नहीं खत्म हुआ जा रहा। मैं एज ए मीडिया स्टूडेंट समझता हूं कि जिन्होंने एपीसी करवाई है ये बड़ी स्ट्रेटजी से उसको जिंदा रखे हुए एज एन इवेंट अभी तक। आपका क्या ख्याल है सर? साहब, मैं तो ये इतना कहूँगा कि देखिए, अपना मोटरवे पे जो खातून के साथ ज्यादती का वाकया हुआ था और उसके फौरन बाद जो मेन एक्यूज था उसकी तस्वीर जो है तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चला दी गई, और उसके बाद से आप देख लें आज तक उस एक्यूज का कोई पता नहीं चला। तो मेरे ख्याल में ये एक कॉन्टिन्यूटी बात चीजों की जो होती है, जो मीडिया पे जो की जाती है, उससे एक तो उस चीज का असर जाहिर करने की कोशिश की जाती है, और दूसरा कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे डिबेटेबल इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे उसके अंदर अपना पॉइंट्स होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है ताकि फोकस जो है वो मेन जो फ्रेमवर्क है उससे हटा दिया जाए। अब एपीसी हुई, एपीसी के अंदर तमाम पार्टी जो हैं वो उनका लीगल राइट है कि वो एपीसी करें, लेकिन एपीसी के अंदर जो कुछ हुआ कि वहां पे मतलब एक तो सबसे पहले एपीसी के अंदर जो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल ने जो खिताब किया उसमें एपीसी का कोई जिक्र नहीं था, उसमें पर्सनल प्रोजेक्शंस का जिक्र था, उसमें पर्सनल ग्रीवेंसेस का जिक्र था, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस का जिक्र था। एपीसी तो बुनियादी तौर पे तमाम पार्टियों का एक मजमूआ थी जिन्होंने एक कंबाइंड कंसेंसस देना था उन इश्यूज पे जो इश्यूज आपको, मुझे और एक कॉमन आदमी को आजकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन वो इश्यू जाहिर हो गए, उन इश्यू के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं आई, उन इश्यूज के ऊपर कोई फोकस नहीं हुआ। तो इस एपीसी और उसके बाद एक ऐसा सा जो असेंबली का मेंबर ही नहीं है, जो अपने हल्के से हार गया है, वो इलेक्टेड मेंबर जो है असेंबली के, जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे बैठे हैं, वो उनसे इस्तीफा डिमांड कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि वो एपीसी जिसको होना ये चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज को डिबेट करती जिसके अंदर तमाम के तमाम ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए, अपनी प्रेफरेंसेस ठीक करने के लिए, और जैसे अभी बाकी लोगों ने कहा कि कैबिनेट के अंदर जो कुछ मीटिंग्स होती है उनके अंदर जो डिबेट होती है, उन डिबेट्स को बेहतर करने के लिए, तो मेरी नजर में तो वो चीजें हुई नहीं है। अब जब वो चीजें नहीं हुई हैं और एक खिताब डिबेटेबल किस्म का और एक कंटेंशियस किस्म का वो खिताब जिसको मेरे ख्याल में
इस एपीसी के मौके पे अगर ना करते तो बेहतर होता, लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के हालात आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो अब उसके बाद किसी चीज को उसको छोड़ के अब आप आ गए मुलाकातों की तरफ। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ और बड़े कन्विक्शन से कह देता हूँ और बड़ी कमिटमेंट से कि ये मुलाकातें जो हैं ये हर दौर में हर तरीक़ाकार से, हर आप किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, उन सब की ये ख्वाहिश रही है हमेशा। और वो सब, आप तो आम ही चीज की बात करते हैं ना, बहुत नीचे आके अपना निचले लेवल पे भी आके बात करता हूँ जो आपके प्रोविंशियल लेवल्स पे होते हैं, क्योंकि मैं भी प्रोविंशियल लेवल पे एक जगह पे रहा हूँ, कि वो इस डिजायरस होते हैं इस चीज के, उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह या उनको बुला लिया जाए या उनसे मिल लिया जाए। तो मेरी नजर में तो ये ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर इतनी डिबेट की जाए। हाँ, इसके अंदर जो पॉइंट है वो है इखलाकियात का। अब इखलाकियात का क्या पॉइंट है? इखलाकियात का पॉइंट ये है कि अगर आपने मीटिंग की है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमने मीटिंग की है। मैं हमेशा परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर एक सवाल उठता था और आज भी वो उठता है कि वो अगर बाहर जाके अटल बिहारी वाजपेयी या अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला सकते थे, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर अकबर बुख्ती को बुला के इस्लामाबाद में या बलूचिस्तान जाके उससे हाथ नहीं मिला सकते थे, ताकि बलूचिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है या बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो कर्टेल हो जाते, वो कवर अप हो जाते, उनको आप एक सही डायरेक्शन देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही नहीं हुआ क्योंकि लॉबीज ऐसी बैठी हुई थी जो बाद दफा सही काम को या सही डायरेक्शन के ऊपर लोगों को या लीडर्स को चलने नहीं देती हैं। तो अब मेरे ख्याल में ना तो एपीसी की कोई हेल्दी डिबेट है, ना एपीसी का कोई हेल्दी डिसीजन आपको होता नजर आ रहा है। और इसी तरह ये जो चीज हो रही है जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि मुलाकात हुई, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव यानी कोई मकसदियत इसके अंदर पोशीदा नहीं है। कोई मकसद, जहां तक 5 सूबा बनाने के ताल्लुक है या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ ताल्लुक है, उस पर आपका कोई ओपिनियन हो सकता है, मेरा कोई ओपिनियन हो सकता है। उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कर ले और उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनको सामने चेहरे के ऊपर ले आए और उसको आवाम के सामने रख देंगे। इंतजामी तौर पे ब्रिगेडियर साहब, इंतजामी तौर पे हम उसे पहले ही अपना 5वां सूबा डिक्लेयर कर चुके हुए हैं और उसके हवाले से चाइना ने कबूल भी कर लिया है। अब सीपैक के नाम के ऊपर ये खीर बेचने की या ये चूरन बेचने की कौन कोशिश कर रहा है? जो भी ये कोशिश कर रहा है वो बेसिकली मोदी का फैसिलिटेटर है, क्योंकि जो मोदी ने किया है वो उसको करके कश्मीर को क्लोज ट्रांजैक्शन करना चाहता है, क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि उसके अंदर मकसदियत नहीं है, उस इशू को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप ऑलरेडी वहां पे असेंबली बना चुके हैं। पाकिस्तान ने देखिए ना कितनी दफा हर उस चीज को डिनाई और लीगल डिनायल है, मतलब कागजात के ऊपर बेस करके। गिलगित का बल्तिस्तान के अंदर जब हुकूमत थी वहां पे एक अंग्रेज वो रेजिडेंट था जिसके खिलाफ बगावत की गई थी और वहां से लोग निकले थे। उन्होंने गिलगित से होते हुए, स्कर्दू से होते हुए वो सलांग अपना श्रीनगर के दरवाजे तक गए थे। तो वो तमाम जो चीजें थी उन्होंने खुद वो आजाद कराया था और वो पाकिस्तान के हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर शामिल है। तो जब अब सी पैक के ऊपर ये चीज हो चुकी है तो मेरा तो ख्याल ये है कि इन तमाम चीजों में अगर आप इनको डिबेट करेंगे, कंटेंशियस में जाएंगे, तो आप उनका मकसद सर्व करेंगे जिनको आपने कह दिया है। जब इंडिया जो है वो किसी चीज को मानने को तो हम क्या सबसर्विएंट नेशन है? हम किसी के गुलाम है? हम नहीं गुलाम है। ठीक है, हमारे ऊपर हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो टैग करती हैं बहुत सारे यूनिलेटरल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, या हमने अमेरिका के प्रेशर के अंडर रहे या कुछ, लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो सी पैक देखें या वन बेल्ट, उसके अंदर तो पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट पोशीदा है। तो हमें उस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इन चीजों को हल करने की कोशिश करनी है, ना कि इनको इतना एक्सप्लॉइट कर ले कि आपके दुश्मन भी आपके ऊपर जब कीचड़ उछालने लगे और नजरें रखने लगे, कहने लगे कि जो हम कहते हैं वो ठीक है। और देख लो अपना उनके पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कह दिया। अब कल इंडिया या कल या परसों, आप तो मुझसे ज्यादा इंडियन मीडिया फॉलो करते हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इंडियन मीडिया जो है उस एपीसी को भूल गया जिसमें तमाम पार्टियां बैठी हैं और वो एक कंसेंसस किसी भी इशू पे लेके आ रही है। वो एक पॉलिटिकल इशू है, उसने उसको छोड़ के उसके अंदर उस चीज को उठा लिया जो पाकिस्तान के अदारों से रीडर कहते हैं। हम नहीं कहते थे पहले कि ये चीजें। तो आप यही सोच लीजिए, इसके ऊपर अगर कोई पाकिस्तानियत के हिसाब से फैसला कर सकते हैं करने, नहीं तो डिबेट चलती रहेगी, अदारों को बदनाम करते रहे, जहां बैठ के बदनाम करे, कोई रोक तो सकता नहीं है उस शख्स को। और डिबेट चल रही है। मलिक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब,
ये जो 3 दिन से डिबेट चली जा रही है और रुक नहीं पा रही, ज़ाहिर है कि ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो इंडियन खुश हो रहे हैं और डेफिनेटली इंडियन और भी बहुत सारी बातों पे खुश होते हैं, लेकिन चलें इस पे भी खुश हो रहे हैं, होने दें उनको। अपोजिशन एक दिन एपीसी हुई थी, अगले दिन ख़त्म हो जाती, लेकिन ये चौथा दिन है आज, उसकी गूंज जो है वो जारी है। ये तो एपीसी वालों की कामयाबी ना हो गई सर कि उन्होंने इस डिबेट को जिंदा रखा हुआ है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सड़क पे जाए बगैर, एहतजाज किए बगैर वो मीडिया में इन है और डिस्कस हो रहे। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो एपीसी के मकासद थे उन्होंने काफ़ी हद तक हासिल कर लिए हैं, खुसूसन जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में एड्रेस किया था और उन्होंने अपना वोट को इज्जत दो वाला जो एजेंडा था उन्होंने उसको रिपीट किया और यकीनन जो उनका मैसेज यही था कि आज भी हम अपने उस एजेंडे पे कायम और दायम हैं और उनकी जो बेटी है उनकी उस लेगेसी को लेकर चल रही है। ब्रिगेडियर साहब की इस बात को मैं ज़रूर सेकंड करना चाहूँगा कि पिछले जो मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ था तो हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया जा रहा था और पूरे मुल्क में जो हुकूमत की नहली है और जो बैड गवर्नेंस है उस इशू पर जो सीसीपी लाहौर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद आज उसकी पार्लियामेंट में बड़ी धुलाई हुई है और सेनेट की कायमा कमेटी के सामने वो पेश नहीं हुए और वुज़रा उसको डिफेंड कर रहे थे। इस पर पिछले पूरे एक हफ्ते से वो खबर पूरे मुल्क में छाई हुई थी और कोई और चीज सामने आ ही नहीं रही थी। यही वजह है कि जो पार्लिमानी लीडर अस्करी क़यादत से मिले थे वो खबर उस वक्त इसलिए सामने नहीं आई थी कि ये खबर प्रिवेल कर रही थी, लिहाजा ये एक टेक्निक्स होती हैं कि किसी खबर को डिफ्यूज करने के लिए एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जाए ताकि वो खबर जब दब जाए और ये आ जाए। आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड है कि अपोजिशन पार्टी पहली दफ़ा एक ऐसा हुआ कि लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और वो मकासद जो प्रोलॉन्ग वो हासिल करने जा रहे थे जिसका उन्होंने एक लामिया भी जारी किया वो उनको खुद ब खुद हासिल होने शुरू हो गए। देखिए अपोजिशन के लोग हमेशा ही अस्करी क़यादत से मिलते रहे हैं और खा इंडिविजुअल हों या पूरी उनकी पार्लिमानी कमेटी हो, लेकिन इस दफ़ा जिस किस्म के हालात हुकूमत खुद पैदा कर रही है, देखिए अस्करी क़यादत कोशिश कर रही है कि जो मुल्की मसाइल हैं उनको और जो इंटरनेशनल हमारे कश्मीर पे इशूज़ हैं उनको अपोजिशन पार्टी के साथ कंसेंसस के साथ किसी न किसी नुक्ते तक पहुँचाया जाए। ये देखिए ये उनका मैसेज भी हो सकता है हुकूमत के लिए कि देखें अगर आप इस किस्म की चीज़ों को जारी रखेंगे तो हम पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। कई मैसेजेस होते हैं, हर विजन रखने वाला शख्स उसको अपने पराये में लेता है लेता रहा है और ये होगा भी सही। देखिए इंडिविजुअली भी लोग, मेरे अपने ज़ाती नॉलेज में है कि फरवरी के एंड पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई थी, इस तरह और लोगों की भी होती रहती हैं। ये कोई रॉ के साथ तो नहीं हो रही थी, अपने ही लोगों से हो रही थी, इस पे तो कोई मेरे ख्याल वो नहीं होने चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब ने जिस अंदाज में अपोजिशन पार्टीज को की मीटिंग को अपने गंदा करके पेश किया, ये मेरा ख्याल है कि बजाते खुद अस्करी क़यादत की एक तौहीन है और जिस अंदाज में उन्होंने बुलाया था वो मकसद उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। ये तो वो पेश कर रहे थे शायद ये मिलने गए हैं, सजदा रेज हो गए हैं, ये बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। एपीसी की मीटिंग में भी यकीन जानिए कि जो कुछ छोटे सूबे के लोगों ने कहा है और एपीसी के खुद पार्टीज को उन्होंने लिताड़ा है, तो ये होती है डेमोक्रेसी, ये होती है जमहूरियत का हुस्न। तो मेरा ख्याल है कि जो मियां नवाज शरीफ का एजेंडा है उसको सीरियस लेना चाहिए और कि ये नहीं कह देना चाहिए कि यकीनन वो कन्विक्टेड हैं और जिन हालात में वो कन्विक्टेड हैं वो सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। लेकिन एक और बात है नेशनल इंटरेस्ट में हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इस आपके चैनल के कोई ऐसी वो पाबंदियाँ नहीं है कि आप आज़ादी के साथ कोई गुफ्तगू ना करें। लार्ज इंटरेस्ट में हमेशा हम ये कहते आ रहे हैं कि देखिए अगर हम अपोजिशन को दीवार के साथ लगाते रहेंगे, और एक और मैं आपको बात बताऊं, नहीं उन्हें घटिया समझेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, बगावत के इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें जैसे और उन्हें धमकियां लगाएंगे। हुकूमत के कुछ लोग जो कहते रहते हैं कि ये गमलों की पैदावार है, ये फलां है, ये फलां है, ये कंधों पे बैठ के आए हैं, ये चीजें सारी डिबेट अपनी जगह, लेकिन पहली दफा यकीन जानिए कि हमें खुद भी एहसास हो रहा है, हमें खुद भी महसूस हो रहा है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको आम आदमी टारगेट कर रहा है। ये हमारे लिए और ना ही मुल्क ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये हुकूमत, एक मिनट सर, एक बात आखिरी, कि हुकूमत डेलिब्रेटली उस जो ऑयलिंग कर रही है इस इशू पे, मेरा ख्याल है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें मुल्क अजीज है या हमें एक जो कहते हैं ना कि इनसे इंतकाम और मुल्की इत्तेसाब में फर्क होता है। ठीक, मुफाद और बिल्कुल ठीक है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया जी इस सेगमेंट के अंदर, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के आने के बाद फिर HSBC और दूसरी स्टोरीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में वक्फा।
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुमताज़ भट्टी साहब, वही ग्रुप जिसने पनामा लीक्स जो थी वो स्टोरी ब्रेक की थी, उसने ये स्टोरी ब्रेक कर दी है कि HSBC जो है वो मरकज़ है और स्टैंडर्ड चार्टर और जनाब JP मॉर्गन और दूसरे तीसरे बैंक जो हैं वो इन्होंने ऐसी ट्रांजैक्शन की हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में आती हैं। और ये जो एक फिगर मैंने पढ़ा है वो 1900 अरब डॉलर का फिगर है, अगरचे वो 20 सालों पे फैला हुआ है, लेकिन एक जगह पे ये भी फिगर कोट हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एग्जेजरेटेड फिगर है। एक्चुअल फिगर जो है वो चंद करोड़ डॉलर के हैं, मतलब कुछ अरब रुपए, यानी 100-200 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सारे डांग फड़ के FATF दी साढ़े मगर लगे हुए ने और कार्रवाइयां आप इन्होंने मुल्कों च हो रही हैं। मुमताज भट्टी साहब देखिए रिजवान साहब, एक तो बात तयशुदा है कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का एक नज़म नेटवर्क है और खुद अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बाहर जितनी CIA की ट्रांजेक्शन होती हैं कैसे होती हैं ये बताएं, कौन से उसके रिकॉर्ड होते हैं और कौन सी वो। अच्छा, सिक्योरिटी पर्पस के तहत हर मुल्क जो है वो अपनी जरूरत के तहत, इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, कौन सा मुल्क है जो नहीं करता? बरतानिया के जो ईरान के साथ डील्स हैं वो कैसे फेक कंपनीज के जरिए, या आप कह लें कि ये जो बेनामी कंपनीज होती हैं उनके जरिए कैसे चलती हैं। देखिए, ये जो FATF का मामला है ना हमारे खिलाफ, ये एक पॉलिटिकल मूव है, हमें दीवार के साथ लगाने के लिए एक पॉलिटिकल मूव थी। और ये सबको पता है दुनिया भर में कि इसके पीछे कौन है और किस तरह से हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक जो उनकी आप कह लें इंटरेस्ट थे, जब से हमने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देखना शुरू किया तो हमें उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। FATF का मामला हो, हमारी इकोनॉमी का मामला हो, जब हम उनके लिए सर्व कर रहे थे तो हमारे लिए मुख्तलिफ जो ट्रेड पैकेजेस हैं, कोई इमदाद के, कोई फलाने ढमकाने, कोई ना कोई वो मत निकाल ही रखते थे। अब कुछ अरसे से जब से हमने अपना इंटरेस्ट देखना शुरू किया है तो हमारे साथ वही सलूक शुरू हो गया जो दुनिया में बहुत सारे दीगर मालिक के साथ भी अमेरिका पहले कर चुका है। और ये जियो पॉलिटिक्स है उनकी। और देखें, उन्होंने अपना जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रीजन के अंदर वो तब्दील किया, हमें छोड़ा, इंडिया को साथ दिया, फिर उनके साथ स्ट्रेटेजिक जो है वो अपने ताल्लुकात कायम किए और न्यूक्लियर उसकी जो है वो डील की जो गो के वो मुकम्मल नहीं हो सकी उनकी अभी तक, लेकिन अनाउंस हो चुका हुआ था। तो ये वो सारी जो सिचुएशन है इसको आप इसी पिक्चर के अंदर देखें। अब लीक कैसे किया जाता है कि जब जिस चीज की जरूरत है वो आप उसको मार्केट कर देते हैं और जिसको अंडर प्रेशर करना हो, जिस मामले को इस तरह से, अब ये इसके ऊपर वो कानून साजी दुनिया भर में चाह रहे होंगे कि नेटवर्क, और ये बेसिकली लड़ाई इस बात की नहीं होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हो रही है। लड़ाई इस बात की होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग इनके नेटवर्क के थ्रू हो या इनकी निगरानी में हो और इनको मालूम हो कि कहाँ पे क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। बिल्कुल ये वो मामला हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर जो दुनिया की ताकतवर मुल्कतें हैं या वो जो दुनिया का नज़्म फाइनेंशियल चलाते हैं, ये सारी बातें इनके इल्म में होती हैं और ये अपने मकासद के तहत उसको कोई ना कोई टर्म देते रहते हैं। अब इसका कोई एक नया मकसद होगा जिसके तहत जो है वो नए कवानीन आएंगे, नई पाबंदियां आएंगी, नई चीजें लानी होंगी, तो उन्होंने इसको जो है वो वहां से थ्रो करवा दिया, फ्लोट करवा दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर तो जो अजाब आना था मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मामलात के हवाले से, वो तो हम पिछले 7-8 साल से भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। हम एक दूसरे को चोर कहते रहेंगे। वो एक मैं उसकी एक बुक थी रिजवान भाई साहब रशिया के हवाले से, हेनरी किसिंजर की, और उसमें कहीं पे उन्होंने एक कोट है जो मैं उसका लुबेलबाब पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये रशियन पॉलिटिशियन जो हैं ये लड़ते रहते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, जो है वो जो लफ्ज उन्होंने यूज किए कि भौंकते रहते हैं और बिल आखिर ये होगा कि इनमें से एक बचेगा और वो इतना जख्मी होगा और इतना थका हारा होगा कि वो भी कुछ कर नहीं पाएगा और नाकाम हो जाएगा। यानी ये वो खेल है जिसमें किसी की फतह नहीं होती और नुकसान सबका होता है।
और वही बिल्कुल हुआ, ठीक आपने है। देखा रशिया बाजार टूट गया और जो सूरत हुई। हमारे चलें। लोग जो है, हमारे जो किरदार हैं, जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, वो अब इसी खेल के ऊपर लगे हुए हैं। अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ये है। सारे थक जाए पहले ही सही और कोई सही मुल्क के लिए सही, बेहतर सूरत निकल बिल्कुल आए, ठीक वरना ठीक इन्होंने ठीक, वैसे हटना नहीं है और बिल्कुल एक ठीक दूसरे है। के ऊपर इल्जामात और ये सारा टाइम सिलसिला जारी टाइम रखना है। ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ब्रिगेड साहब, एलिस वेल्स को मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूं, जब से अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, और वो जब भी जाती है यहाँ से पाकिस्तान का विजिट करके, हर मुज़ाकराती दौर के अंदर वो आती रही है। वो कहती थी पाकिस्तान का वाहिद कंसर्न है और वो है सरहद पार से दहशतगर्दी। हालांकि हमारा तो सरहद पार से दहशतगर्दी मेन इशू तो नहीं था, हमारा मेन इशू तो FATF था, जिसके अंदर अमेरिका ने सऊदी अरब को रिस्ट्रेन करवा के हमें ग्रे लिस्ट में रखा। अमेरिकन प्रेशर अगर सऊदीज पे ना आता कि वो पाकिस्तान के लिए वोट ना करें, तो वो हमें वोट कर देते और हम ग्रे लिस्ट में से बाहर निकल आते। पिछले से पिछले सेशन की बात है। आप चूंकि इसके ऊपर बड़ा नजर रखे हुए हैं सर, हम क्यों नहीं उनको प्लीड करते कि जनाब हमारे ये FATF वाली डांग जो है ये परे करें, ये आपने जो है ये डांग जो है ये है जी सर। असल में बात ये देखिए, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि FATF जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये जो है US का जो डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट यूनिट नेटवर्क जो है, उसकी ये रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट के अंदर इसको बेसिकली अल जजीरा ने सबसे पहले रिलीज किया है। और इसमें उन्होंने 1999 से 2017 तक, जब ये FATF का सारा मसला चल रहा है, कोई 2100 सस्पेक्टेड अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसको SARs कहते हैं, वो डिटेक्ट किए, जिसके जरिए वो कहते हैं कि JP मॉर्गन ने, HSBC ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने, इन तमाम ने मिलकर, और ड्यूशे बैंक ने, इन्होंने कोई $2 ट्रिलियन जो कि 1.5 ट्रिलियन पाउंड बनते हैं, इनकी मनी ट्रांजैक्शन की है। और ये मनी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट नहीं, ये मनी ट्रांजैक्शन रेट करती है प्राइवेट अकाउंट होल्डर से, जो उन्होंने एक्टिविटीज जो डिटेक्ट की हैं। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज रजी साहब, जो मैं आप हमेशा कहते रहे और हम यहाँ कहते हैं कि जी ये आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी ने एक प्राइवेट ये मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट, या जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया वाला होता है ना, जुरानी एक्सचेंज के नाम से एक मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट कायम किया था, जिसके जरिए तालिबान को मनी लॉन्डर की जाती थी। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मूड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, हमेशा मैंने कहा कि CIA इज बिहाइंड दैट दहशतगर्दी, बिहाइंड क्रिएशन ऑफ तालिबान, के तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी या बाकी कोई और है। और इसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है, आप रिपोर्ट पर, कि ये एक जुरानी एक्सचेंज कायम किया गया था जिसके जरिए तालिबान को मनी लॉन्डर की जाती। अब इस रिपोर्ट के बाद दुनिया में अगर कोई चीज बैन होनी चाहिए तो वो तो ये अमेरिकन बैंक्स बैन होने चाहिए ना। और हमें इस रिपोर्ट की कॉपी लेके आगे जाना चाहिए कि भाई देखो, ये आपका ट्रेजरी फायरिंग यूनिट है, ये जो बज वर्ड को आपने ये रिपोर्ट ने लीक आउट की है, जिसके जरिए आपने उन एजेंसीज के, उन ऑर्गेनाइजेशंस के, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं, उनके आपने नाम कोट किए। अब उसको कौन लेके जाएगा? क्या ये इसमें कोई शक है कि व्हाइट हाउस से एक दफा पैसा सैंक्शन किया गया था जो सीरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना था दहशतगर्द नेटवर्क को वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए? क्या ये नहीं है कि एक फोर्स थी जो सीरिया के अंदर गई तो उसको अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो प्रोटेक्शन दे रही थी? तो ये तमाम चीजें पता है, लेकिन मुसीबत ये है कि हम वी आर एट द वीकर विकेट। जब हमारे अदारों को हमारे लोग बदनाम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के ये कहेंगे कि जो बॉम्बे का हमला है वो पाकिस्तान ने करवाया था, जो अटैक हुआ, तो आप मुझे बताइए आपकी बात कौन सुनेगा? सर आपके मुंह पे लोग थूकेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग। अब इंडिया सर हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जैसे हमारे झंडा लगाया था पीछे एक बंदे को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने ईरान के अंदर दहशतगर्दी करवाई। खेलना पड़ता है, अगर प्रोएक्टिव खेलेंगे। हेलो ब्रिगेड साहब जारी रखिए। हेलो हेलो जी जी, अगर सर प्रोएक्टिव हम खेलेंगे और चीजों हमारे अभी तक मीडिया में, इसमें हमारे प्रिंट मीडिया में ये रिपोर्ट लीक आउट हुई, इसके तो एक एक मंदरजात ऐसे हैं
जो हमें ठीक। तमाम के तमाम अपने अवाम को तो कम से कम बताने चाहिए। वो आपने बिल्कुल पढ़ी, सही। मैंने पढ़ी, लेकिन वो एक आपने शुक्र है प्रोग्राम में पिक कर लिया। हमारे तो बाकी चैनल जो है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मीटिंग क्यों जी की, ठीक हो गया, फलाने वो तो मीटिंग बांदर क्यों। तमाशा ये पे लगे हुए नेशनल हैं। इश्यूज होते हैं, ये चीजें हाँ। होती है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। जी ठीक हो उसको गया। तो कोई टच नहीं करता। जब हम ही टच नहीं करते रजी साहब, तो मुझे बताएं कि फिर जो आपके दुश्मन है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे? वो कभी भी नहीं सुनेंगे। हम खुद ही अपने आप डिफेंसिव है, हम खुद ही अपने आप को दलील करने के लिए काफी है, तो दुनिया की जरूरत ही नहीं है हमें दलील कराने के लिए। हमारे दुश्मन की बहुत जरूरत लोग ही नहीं। मौजूद हैं जो हमारे मुल्क को दलील करने के लिए। अल्ताफ हुसैन बाहर बैठा हुआ है ना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, उसके घर से कितना पैसा निकला, बरतानिया ने चले क्यों चले छोड़ दिया? बगैर साहब की बात आ गई, बगैर साहब आपकी बात आ गई, जिनको वही ताकतें सपोर्ट कर रही है जहां पे वो रह रहे हैं। ठीक अब्दुल्ला मलिक साहब, 6 पाकिस्तानी बैंक भी हैं सर उसके अंदर, अभी तक नाम नहीं आया उनका, लेकिन ज़ाहिर जैसे जैसे डिटेल आएंगी, ये तो सर एक सीधी किस्म की FIR है हमारे खिलाफ। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, दुनिया में फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट तो होती रहती है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और देखने की बात यह है कि इस फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट से, जब मनी लॉन्ड्रिंग से कौन सी बड़ी ताकतें क्या फवाद उठाती हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा साफी वो होता है जिसका सोर्स बड़ा होता है, उसका कोई अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी वो उस बुनियाद पर नहीं कर रहा होता। इसी तरह दुनिया में भी इस किस्म के जो चीज़ें होती हैं जानबूझकर ये शाया की जाती हैं, और के पीछे कुछ न कुछ दरपर्दा भी चीज़ें होती हैं। कई ममालिक को उन्होंने फाइनेंशियली कमज़ोर करना होता है, कईयों की इकॉनमी तबाह करनी होती है, कईयों पे जैसे FATF के इल्ज़ाम हैं जिससे हम पे लगे हुए हैं, उनको ग्रे एरिया में रखा जाता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको याद होगा BCCI एक बैंक होता था, उसमें भी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल, लेकिन उस बेचारे का तो रगड़ा निकाला गया, निकाल दिया गया। मुझे लगता है HSBC का भी रगड़ा बिल्कुल निकाल दिया। और यही मामला हमारे बैंकों के जरिए होंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारी ममालिक की मईशत भी मनी लॉन्ड्रिंग पे चलती है। जैसे फ्रांस में है, फ्रांस में आप देख लें तो ये जायज़ है कि उनके जो बैंक्स हैं उनमें कोई भी जाके शहरी अकाउंट, डोशे बैंक भी है जी उसमें। नहीं, डोशे तो जर्मन है, खैर वो चीज़ें हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ FATF में चले गए, हम पे भी यही इल्ज़ाम लगे, और जो ममालिक बाहर बैठकर हमें ताकत के जरिए नहीं दबा सकते, तो फिर इस किस्म के वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर जो है ना, वो बड़ी टैक्टफुल है, वो बड़ी कॉन्शियस होकर लड़ी जाती है, विजन के साथ लड़ी जाती है। तो ये 5th जनरेशन वॉर की इसरात हैं। हमें, जैसे आपने खुद कहा कि अगर सऊदीया में वोट दे देता, तो ना तो आज हम APC वालों को ये ब्लेम करना पड़ता कि हमें बुलडोज किया गया बिल के जरिए, उसके लिए न जॉइंट सेशन होता, और हम ग्रे लिस्ट से निकलकर अपने आज़ादी के साथ अपने कामकाज में लगे होते। आज भी हम ग्रे लिस्ट में हैं, और आज भी हम पे ये तलवार लटक रही है, और हम पे इल्ज़ामात लगाते गए थे कि हम सरहद पार इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पनामा लीक्स का मामला है, ये भी कोई यकदम नहीं शुरू हुआ था। हमारे इदारों ने 2012 से ये मुख्तलिफ ममालिक में लिखा था कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन के आपके ममालिक में अकाउंट्स हैं। ये शुरू हो जाती है, और ये फिर मिचोर उस वक्त होती है जब दुनिया किसी भी खित्ते में अपने जो मुखालिफ होते हैं उनकी मईशत को तबाह करना, जैसे मैंने पहले कहा, तबाह करना चाह रही होती है, या उन्हें FATF में डालना चाहती है, या कुछ और हवाले से इल्ज़ाम लगा देती है। तो ऐसे तो इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन पर तो कोई इल्ज़ामात नहीं लगाते, लेकिन हमें क्यों इस किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना बिल्कुल ठीक है, मुमताज़ देखने की बात है जी। ठीक है अरसलान भट्टी साहब, पनामा लीक्स जो हुआ, हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत मुंह पर नहीं देख पाई, ठीक है, और अब ये हुआ है, और 6 बैंक जो हैं उनका नाम है भाई, वो अभी तक उन बैंकों के नाम रिवील नहीं हो रहे, लेकिन हो जाएंगे किसी दिन। ये भी खबर आ जाएगी अगले 2-3 दिन के अंदर, ये पता चल जाएगा हमें। तो अब क्या गिरेगा सर? वो तो हमारी चलती हुकूमत गिर गई, फाइनेंशियली हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, बैंकरप्सी के पास पहुंच गए, अब और क्या गिराना है यार आप? भाई साहब देखें, हमारी जो मैशियत है वो बड़ी फ्रेजाइल है, लिक्विड है, बिल्कुल ही कभी इधर चली जाती है, वो तो हो गई ना जी, वो तो भी हो गई। अब उसको चूंकि सहारा देने के लिए कुछ इकदाम जारी हैं, वो इकदाम जो हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें होंगी जिनको वो नहीं चाहते। और एक बात रही साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो जितनी भी इस किस्म के जो मनी लॉन्ड्रिंग के इदारे हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनीज हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग के ममालिक हैं, वो देखिए उसमें कौन सा मुल्क कौन कौन से हैं, वो हमारे तो जानने वाले हैं नहीं जी। हम उस पर बजा के वहाँ पे जो है शादियाने भी बजा लेते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक बात रही साहब हमें बिठा लेनी चाहिए अपने जहन में कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये अगले की मर्जी है, जब वो भीख जो है वो 1 रुपया दे, 10 रुपए दे, वो दे या ना दे, ठीक है ना, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है।
वो कह देंगे कि जी 6 आपके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम माई बाप करके हाथ जोड़ के वापस आ जाएंगे। हमने ये नहीं करना कि जी नहीं करते, हम डिफेंड करने की पोजीशन में भी शायद नहीं होंगे। लेकिन अब बात जो आप कर रहे हैं कि उसको देखें, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक अच्छा मुनासिब सेक्टर है जहां से लोग पैसा कमाते भी हैं। आज तक कोई बैंक हमारा डिफॉल्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये देख लेना कि 73 साल हो गए हमने डिफॉल्ट नहीं किया। अब वो चाह ये रहे हैं हमारे हमसाए इंडिया में एक बैंक डिफॉल्ट हुआ था और वहां पे कितने कितने लोग लुटे थे जी, आई मीन, और उनका फेडरल रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सका था उसका। अब हमारे जो कि यहाँ बैंकिंग सिस्टम अच्छा मजबूत तवाना है। अब मसला ये जी कि वो जाहिर है हमारे जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं FATF के भी, उसके अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, उनको ये नजर आया जी कि ये एक सेक्टर इनका रह गया जो बच गया है। गवर्नमेंट भी आपने यानी हमारी सियासत तो तबाह हो गई, सारा खत्म हो गया। वो जो डेमोक्रेसी थी वो उन्होंने ऊपर से गिरा के नीचे जमीन पे रख दी कि जी ये डेमोक्रेसी का फेस है आपके मुल्क में। अब उन्होंने देखा है कि जी ये फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर सॉरी ये बड़ा अच्छा चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने पैसे अरेंज करके दे रहा है हुकूमत को जी, पैसे दे रहा है, जाहिर है हम लोन्स दे रही है, हुकूमत अगर लोन भी लेने हैं तो वो भी अरेंज करके। अब उसमें ये है कि हम देखें, बात ये रही साहब फिर वही आ जाती है कि हम अगर अब भी APC छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, हम अब भी अगर इकट्ठे होकर अपने जो हमारे नाराज दोस्त हैं उनके पास जाके को हाथ तरला कर लें, को मिन्नत तरला कर लें, को हाथ जोड़ लें कि भाईजान को मेहरबानी करो हमारे हाल पे। छोड़े, हम अपनी पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक, उनको फोन करने को तैयार नहीं है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। जिस ब्रीफिंग की आप कह रहे हैं कि MBS को हमने जो पहले हमने जो ब्रीफिंग आपने वो सॉरी पहला टॉपिक दिया उसमें वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो नहीं बैठे, इससे क्या आप टाइम खत्म हो गया। बहुत साहब जिनका बाबा तगड़ा हो ना उनको फिर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं रहती। अभी ठीक हो गया, आपकी बात भी सारा आंखों पे। मुमताज भट्टी साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अरसलान भट्टी साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब, चारों साहब का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।